अबूज़र सलमान न्याजी साहब, आपका शुक्रिया वक्त के लिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बार बार हमें ये कहते हुए नज़र आए कि मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हो रही, मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इस तरह खुलेआम ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है और ये ख़त्म हो जाएगी, और जिस तरह से उन्होंने फिर सरगोदा के जज के सारा वाक़या भी नरेट किया, तो आपको क्या लग रहा है कि अब जो 6 जजेस वाला ख़त था उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई होगी? इनकी आज की इस गुफ्तगू की कितनी इम्पोर्टेंस है? देखिए, ये कहना कि जी मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हुई, तो इससे मुझे वो बड़ा अच्छा एक फ्रेंच रेवोल्यूशन थी 1789 में। तो लोग एहतजाज कर रहे थे, तो उससे पूछा उन्होंने, क्वीन ने पूछा कि ये क्या लोग तमाशा कर रहे हैं, तो उनके राया ने कहा, वजीरों ने कहा कि जी इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो फिर अब क्वीन ने कहा कि जी इनको फिर ऐसे करें, ये केक खा लेंगे, रोटी नहीं है इनके पास। तो फिर ये वही बात होगी कि अगर आप को पता ही नहीं है कि आपकी जुडिशरी जो है उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं है। आपके पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने बताया कि इंटरफेरेंस है इदारों की तरफ से, अपनी मर्जी से फैसले लेने के लिए प्रेशर किया जा रहा है, इवन लोगों को अगवा किया गया रिश्तेदारों को। फिर सारी हाई कोर्ट्स ने लेटर्स लिखे, क्वेटा, पेशावर, वहाँ तो ये भी बताया गया कि उनको नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से धमकी आई। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज ने रिज़ाइन किया, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी लेटर आया, वहाँ भी बताया गया जी प्रेशर है। अब आपके सरगोदा के सेशन जज एटीसी के जो 9 मई के केसेस सुन रहे थे, उन्होंने लेटर लिखा। फिर आपकी सबसे बड़ी हाई कोर्ट, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट है, वहाँ के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इंटरफेरेंस है। सो मेरे ख्याल से इसके अलावा आपको क्या एविडेंस चाहिए ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि इस मुल्क के इदारों की तरफ से इंटरफेरेंस हो रही है जुडिशियल प्रोसेस में? लेकिन अबूज़र सलमान न्याजी साहब, इमरान याकूब अर्ज कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि आज जो चीफ जस्टिस ने ये जो बयान दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे अब मुमकिन तौर पे एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी या सिलसिला इसी तरह रहेगा? देखिए इमरान साहब, जो मुदाखलत होती है वो खुद ब खुद ख़त्म नहीं होती। मुदाखलत तब ख़त्म होती है जब इदारों का जिनके अंदर मुदाखलत हो रही हो, उनके जो एक तो ख़ासकर जो उनको जो लीडिंग उनके जो हेड्स होते हैं उनका नो नॉनसेंस एटीट्यूड हो, बिल्कुल बर्दाश्त ना उनकी तरफ से कि कोई इंटरफेरेंस होगी। तो ये तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर मैं ये कहूँ कि कल से मुदाखलत ख़त्म हो जाए तो ये तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल कि 100% हो जाए। लेकिन अगर चीफ जस्टिस तगड़ा हो और वो खड़ा हो और वो बर्दाश्त ना करे, तो बाकी जजेस में भी जान आ जाती है, उसके नीचे जो काम कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से यानी मुदाखलत खत्म होती नहीं है, करनी पड़ती है। नटशेल जी जी बिल्कुल, खुद ब खुद तो नहीं होगी ना जी, आपको खड़ा होना पड़ता है ना। अच्छा। और इसकी अबूज़र सलमान न्याजी साहब, जो तनकीद करते हैं लोग, वो तो ये कह रहे हैं कि जी ये सिर्फ इल्जामात हैं, इसलिए कि वो कहते हैं जी आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज खत लिखते हैं लेकिन बहुत सारे फैसले वहीं से पीटीआई के हक में भी आ रहे हैं। अगर सरगोदा वाले जज कर रहे हैं कि जी उनके काम में मुदाखलत हुई, तो वो हम देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में बंदों को वहां पे उन्होंने रिहा भी कर दिया। तो ये कैसी मुदाखलत है कि उल्टा फैसले जो हैं वो तो पीटीआई के हक में आ रहे हैं? देखें, रिहा अदालत करती है जब आपके पास सबूत ना हो। ये पिछले 2 साल से, बल्कि सिंस 9 मई के बाद से बताया गया कि जी नाकाबिले बिल्कुल ऐसे सबूत हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता, और बिल्कुल वो एंड तक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो आप एविडेंस देखें इन केसेस के जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें कोई एविडेंस नहीं है। वहां पे सीसीटीवी फुटेजेस तक एविडेंस में नहीं लाई गई। मैक्सिमम 164 की स्टेटमेंट्स है 164 की, जो आपको पता है किस तरह ली गई। अब मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सब जुडिस मैटर्स हैं। खैर, अगर अदालत के सामने एविडेंस नहीं होगी, उन्होंने तो छोड़ देना ना। अगर आप ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला करना चाहें तो फिर आपको मुदाखलत की जरूरत होती है। लेकिन अगर आइन कानून के मुताबिक फैसला करना चाहें तो आपको मुदाखलत की जरूरत नहीं होती। ऑल यू नीड इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हम तो यही कह रहे हैं पहले दिन से, जजेस को इंडिपेंडेंट करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अब सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिवेट कर लिया गया उनका नाम। क्या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जाने से पीटीआई को कोई डिसअपॉइंटमेंट है? अच्छा, ये इमरान याकूब साहब ने बड़ी प्यारी बात की। ये मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा गहरी नजर तो इनकी है। देखें, ये चीफ जस्टिस साहब ने
हमें पिछले 5 साल से लेटर्स भी उन्होंने लिखे जजेस को कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को हमने फॉलो करना है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, चौथे 5वें नंबर से एक जज उठा के आपने सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिया है, वो सीनियरिटी प्रिंसिपल कहाँ चला गया? जहां तक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की बात है, देखें कुछ तो फैक्ट्स हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता उनको क्यों लेके जाया गया, लेकिन फैक्ट्स ये हैं कि वो इस वक्त इस मुल्क के पावरफुल तबकों को भी पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो अपनी मर्जी के इंडिपेंडेंट फैसले कर रहे थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट, एटीसी कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, उसके अलावा अब वो इंडिपेंडेंटली हाई कोर्ट को चला रहे थे और बिल्कुल टफ टाइम दे रहे थे एस्टैब्लिशमेंट को भी और बाकी भी लोग, खासकर पंजाब गवर्नमेंट को, तो बिल्कुल उनको पसंद नहीं थे। उनके जाने से इन लोगों को तो बहुत फायदा होगा जो नहीं चाहते थे वो चीफ जस्टिस हो। और बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी खुश थी, इस वजह से खुश थी कि वो हमें कोई फेवर नहीं दे रहे, इस वजह से खुश थी कि वो एक इंडिपेंडेंट जज थे जो आइन और कानून पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे। उनके जाने से बिल्कुल बड़ा नुकसान होगा और आने वाले चीफ जस्टिस वो आएंगे तो हम देखेंगे वो किस तरह रहते हैं, किस तरह अपना कोर्ट चलाते हैं। लेकिन जाहिर बात है एक बड़े इंडिपेंडेंटली तरीके से ये कोर्ट आगे भी खैर वो सुप्रीम कोर्ट ही गए हैं, वहां पे भी उनका रोल यकीनन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब वहां पर एक बड़ा अहम आप लोगों का केस है जो सुनने जा रहे हैं। बेसिकली तो वो ईसीपी ने अपील फाइल की है जो कि लाहौर हाई कोर्ट का ही डिसीजन था उसके अगेंस्ट, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक था। तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? 2 रुकनी बेंच है, खुद चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं, अगेन एक मामला है जो कि पीटीआई से भी समहाउ जुड़ा हुआ है और ईसीपी उसमें अपील कर रहा है, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा, उनसे मैंने पूछना है कि पिटिशन जो वो फाइल करते हैं उनकी इतनी जल्दी कैसे लग जाती है, क्योंकि हम तो जब मिलिट्री कोर्ट्स का केस का कहते हैं लगे, उसको 50 दिन हो गए हैं, वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं टेकअप किया। उसके अलावा 9 मई का 8 फरवरी की पिटिशन, कोई पिटिशन नहीं टेकअप हुई। वैसे इस पे आप लोगों पे भी तनकीद हो रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप लोग अर्ली हेयरिंग के लिए उस तरह से जो एक कोई और दरख्वास्त दायर की जाती है, फाइल की हुई है। अच्छा, फाइल की हुई है, अर्ली हेयरिंग फाइल की हुई है ना जी। और इलेक्शन कमीशन तो अर्ली हेयरिंग भी नहीं फाइल करता ना। 2 दिन में पहले वो डीआरओज वाला आपको केस याद होगा, जो अपॉइंटमेंट था जुडिशियल ऑफिसर्स की, वो लग गया 1-2 दिन के अंदर, रात 11 बजे तक हेयरिंग हुई। फिर आपको याद होगा बल्ले के निशान वाला केस दिनों में लग गया। अब ये केस भी 20 तारीख को लग गया फाइल होने के बाद। हमारे केस भी काश इसी स्पीड से लग जाएं तो मेरे ख्याल से हमें भी इंसाफ जल्दी मिल जाएगा। लेकिन एक बात कर दूं, देखें यहां सिंगल जज के फैसले के खिलाफ आईसीएलआई करती है। सुप्रीम कोर्ट इस केस को कैसे पिटिशन को एंटरटेन कर लेता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पे तो ऑफिस ऑब्जेक्शन लगना चाहिए था, ये मेंटेनेबल नहीं है। तो अगर ये केस सुना जाएगा तो हम इस पे आर्ग्यू करेंगे, कंटेंड करेंगे कि ये मेंटेनेबल नहीं है। आईसीए फाइल होती है डीबी के अंदर, हाई कोर्ट, यानी इंट्रा कोर्ट अपील जिसको कहा जाता है। हाँ जी, अच्छा अबूजर साहब, पीटीआई के अपने कुछ लोग जो हैं वो ये इतराज करते नजर आते हैं कि जो डिले है कोर्ट्स में और जो इस तरह की चीजें हैं उसमें हमारी जो लीगल टीम है उसका भी कसूर है। पीटीआई की मौजूदा जो लीगल टीम है शायद चीज़ों को उस तरह से टेक अप नहीं कर पा रही, या करती जिस तरह से किया जाता तो रिलीफ मिल सकता था। क्या आप इससे मुतमिन हैं उनकी इस तनकीद से? नहीं, देखें, एक तो 200 केस फाइल बना दें आप एक चेयरमैन पार्टी के, उसके अलावा बेशुमार केसेस हों, जब आपकी अदालतें भी फैसले आपके खिलाफ आ रहे हों तो फिर आप वकीलों में नुक्स निकालते हैं। ईसीपी ने भी जो वकील खड़े किए, जो पीएमएलएन ने भी खड़े किए, वो कोई हमारे वकला से बड़े बेहतर वकील नहीं थे, ना उनकी कोई लीगल स्ट्रैटेजी अच्छी थी, बस उनके लिए माहौल अच्छा था, हमारे लिए माहौल ख़राब था। तो ये सिर्फ एनवायरनमेंट की बात है सारी। लीगल टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है, बड़ा टफ टाइम फेस किया, आपके सामने ही है जी, वकीलों ने बड़ी कुर्बानी दी है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी गलत किस्म की क्रिटिसिज्म है कि लॉयर्स कुछ काम नहीं कर रहे, सब जान मार रहे हैं, हर कोई अपनी तरफ से पेश हो रहा है, केसेस कर रहे हैं। अबूजर साहब ये फरमाइएगा कि इद्दत केस में फाजिल जज साहब ने ये कहा कि अगर जिंदा रहा तो 10 दिन में फैसला सुना दूंगा, तो ये 10 दिन उन्होंने वैसे रस्मन कह दिया है, मुहावरतन कह दिया है, या क्या कोई उसकी और वो तो बाइंडिंग है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। लेकिन इसको मैं इसी सवाल में मैं आपको बात बताऊं, ये क्या वैसे कोई डायलॉग है या खुदा न खास्ता कोई थ्रेट है उनको मिला हुआ कोई, आपको क्या लगता है? ये देखें मैं तो वैसे ही जो जजेस इस तरह की ये मॉरल आर्गुमेंट्स करते हैं,
इस तरह की बातें करते हैं, मुझे वैसी नहीं पसंद आती। आप अच्छे फैसले दें, टाइम पे फैसले दें, कानून के मुताबिक फैसले दें, आइन के मुताबिक फैसले दें, तो मेरे ख्याल से आपकी जो लिटिगेंट्स होते हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं। आप इस तरह की बातें ना करें, लेकिन आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 10 दिन में आइन और कानून के मुताबिक फैसला दें। और अगर आइन कानून के मुताबिक फैसला होता है तो इद्दत केस जो है ये तो तारीख की डस्टबिन में जाना है, वैसे भी कूड़ेदान के अंदर जाना है, क्योंकि इसकी इस तरह के शर्मनाक केस को बनाने के पीछे जो आपको पता है मुहरकात थे, वो सबको पता क्या थे। लेकिन तो मेरे ख्याल से इस तरह के अबूजर केसेस को सलमान अगर न्याजी आप साहब, पहले उन्होंने इन्हीं जज साहब ने ये कहा कि ईद से पहले वो इस पे फैसला कर देंगे मौतली की हद तक कि सजा मौतल करें या नहीं, लेकिन फिर अगले ही दिन वो उन्होंने इस मामले को जाके 21 जून तक छोड़ दिया, मुलतवी कर दिया, ईद के बाद अब मामला चला गया। तो इसकी क्या आपको रीजन नजर आती है कि बार बार उनकी तरफ से तो कोई पेश भी नहीं हो रहा है? देखें, ये जो इसमें वकील साहब है दूसरी साइड के, उनका एक ही मिशन है शुरू से कि हमने किसी तरह इस केस को डिले करना है। और डिले आप तभी केस को करते हैं जब मेरिट पे आपका केस बहुत बुरा होता है। तो इस केस की जो वो कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, इस केस ने ज़िबा ही होना है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन वो जिस तरह इसको खींच सकते हैं ये खींच लें, इनको भी पता है इसका फेट क्या है, इसका मुस्तकबिल क्या है। तो आज नहीं तो 21 तारीख को कितना भागेंगे, इसका फैसला तो होना है। और जब फैसला होगा आप देख लेंगे कि इस केस में कितने मुज़क्का केस किस अब थोड़ा सा पॉलिटिकल में आपसे अच्छा रह गया सवाल कानूनी, मैंने कहा वरना सियासी सवाल करना। अबूजर साहब, अभी हाल ही में बानी चेयरमैन जो हैं पीटीआई, उनके 2 केसेस में बरी किया गया है। तो खालिद मकबूल साहब ने इस पे बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। उन्होंने कहा है जी बानी पीटीआई का जो डोमिसाइल है वो इतना कमज़ोर नहीं है कि वो बाहर ना आ सकें, तो उनको रिलीफ मिल जाएगा। आप क्या समझते हैं कि वो उनको रिलीफ वाकई मिल जाएगा या आप तहरीक चला के उन्हें बाहर लाएंगे? ये खालिद मकबूल साहब एमक्यूएम वाले जो हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? जी जी, खालिद मकबूल सदीकी साहब। देखें, फिलहाल तो मेरे ख्याल से उनका डोमिसाइल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हारे हुए लोग जीते हुए हैं। और उनकी एक सीट नहीं थी कराची में, आपको पता है कि 70-80 हज़ार वोट मिले हैं। और मेरे ख्याल से उनका डोमिसाइल तो ज़्यादा अच्छा था पीटीआई से, जो उनको जिता के इतनी सीटें दे दी, 18 से 20 सीटें पीटीआई के छीन ली। तो ये डोमिसाइल वाली बातें ना करें, पाकिस्तानी हैं हम सारे, सब बराबर शहरी हैं। सारी बातें, कुछ बलूचिस्तान में क्राइसिस हैं, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, हर जगह है। लेकिन ये डोमिसाइल की बात करते हुए मेरे ख्याल से इनके मुंह से बुरी लग रही है।